अभी यही सोच रहा था कि उसे कोई आवाज अपनी तरफ आती हुई प्रतीत हुई। अब कनक को उस शख्स से कोई नहीं बचा सकता था। उसका राज सबके सामने अगले ही पल आने ही वाला था। उससे पहले कि उस शख्स की नजर कनक पर पड़ती, कनक ने पास ही बने कब्र के पास छलांग लगा दी और कब्र की ओट में छिप गया। आजू बाजू बहुत सी झाड़ियां थीं जो बरसात की वजह से पनप गई थीं, जो उसे अपने जिस्म को छिपाने में मददगार साबित हुए। उसे एक से अधिक लोगों की बात करने की आवाज आई। उसने उसी झाड़ियों से दुबकते हुए उसने हालात का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि 3 लोग उसे चौकीदार की झोपड़ी की तरफ जाते दिखे। वो वापस वहीं दुबक गया। थोड़ी देर में वो तपाक से उठा और धतूरे के पेड़ को ढूंढने लगा। किधर गया पेड़? उस दिन तो यहां बहुत सारे धतूरे के पौधे देखे थे। ओह, याद आया मुझे, वो सारे पौधे तो चौकीदार फहीम की झोपड़ी के पास देखे थे। मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ये कहकर वो तेज गति से झोपड़ी की तरफ बढ़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि झोपड़ी के बाजू में ही बहुत सारे छोटे और मध्यम आकार के धतूरे के पौधे लगे हुए थे। कनक ने अपने दोनों हाथों के दम से एक पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। अत्यधिक बल प्रयोग की वजह से पौधा तो उखड़ गया, लेकिन उसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर ही रह गया और ऊपर का बाकी हिस्सा उसके हाथ में रह गया और वो झटके के साथ पीछे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज सुनते ही झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, कौन है बाहर? यह आवाज सुनते ही कनक के हलक में प्राण आ गए। अब उसने उठकर सारी बात बताने का निर्णय ले लिया था कि तभी एक अगली आवाज आती है, साहब आप यहीं रुकिए, मैं देखकर आता हूं। ये कहकर जैसे ही वो बाहर निकलता है, देखकर स्तब्ध रह जाता है कि कनक सामने धरती पर धतूरे के पेड़ को हाथ में पकड़े हुए गिरा हुआ है। ये देखते ही चौकीदार फहीम तेजी से बोल पड़ता है, दूर दूर दूर, चल भाग यहां से, हमेशा परेशान करने आ जाता है। ये कहते हुए वो झोपड़ी के अंदर आ जाता है। तभी झोपड़ी के अंदर से दूसरी आवाज आती है, कौन था बाहर? अरे साहब, यहां कोई नहीं आता, एक कुत्ता है जो बार बार परेशान करता है। यहां आसपास के काफी लोगों को काटा भी है, वही था, भगा दिया मैंने। चौकीदार की बात सुनते ही कनक को राहत महसूस हुई। उसे भी याद आ गया कि कुछ दिनों पहले ही इसी जगह पर एक कुत्ते से बाल बाल बचा था और वो उसी कुत्ते की बात कर रहा है। कनक ने मौके को यूं ही गंवाना नागवार समझा और फटाफट अपनी जगह से उठकर दोबारा धतूरे के पेड़ को उखाड़ने के प्रयास में लग गया। इस बार वो धीमे धीमे अपने बल का प्रयोग कर रहा था, जिसकी वजह से अगले ही पल धतूरे का पेड़ उसके हाथ में था और इस बार जड़ समेत था। वो उसे लेकर सरपट वहां से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो बेस्ट गेस्ट हाउस के अंदर था। उसकी नजर सामने घड़ी पर पड़ी, जिसे देखते ही विचलित हो उठा।
11:55 का वक्त हो गया। पुष्य नक्षत्र को खत्म होने में बस 5 मिनट ही शेष बचे हैं। मुझे जल्दी इस पौधे को गमले में लगाना होगा। ये कहते वो सामने गमले पर झपट पड़ा। एक ही झटके से उसने गमले के पौधे को उखाड़कर बाहर फेंक दिया और उसमें धतूरे के पौधे के जड़ वाले हिस्से को ऊपर रखा और दूसरे भाग को मिट्टी में दबा दिया। तभी उसकी नजर पौधे पर पड़ी, जिसे देखकर चौंक गया। धतूरे के पौधे पर लाल रक्त देखकर अचंभित हो गया। पौधे लगाने के साथ ही असर दिखना शुरू हो गया लगता है। यहां खून के होने का तो यही मतलब निकलता। ओह! अचानक उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसको अपनी हथेलियों में दर्द का अनुभव होता है, जैसे किसी ने 5-6 कांटे चुभो दिए हों। वो डर से थर थर कांपने लगता है। ओह, कहीं इसका असर उल्टा तो नहीं पड़ गया। लेकिन घड़ी में तो अभी 2 मिनट शेष हैं 12 बजने में। मेरे हाथों में पीड़ा कैसे हुई और ये धतूरे के पौधे पर रक्त की बूंदें अपने आप कैसे आ गईं? ये कहते हुए वो खुद में बड़बड़ा रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी हथेलियों पर गई, जिसे देखने पर पता चला कि उसके हाथ में कुछ कांटे चुभे हुए थे। तभी उसकी नजर उस पौधे पर जाती है जिसको उसने अभी अभी गमले से निकालकर बाहर फेंका था। अच्छा, तो ये गुलाब का पौधा इसमें था और मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया कि गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, और जल्दबाजी में उसे निकालने के चक्कर में मेरे हाथों में चुभ गए। नतीजतन खून बहा और मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठा। ये कहते ही वो मुस्कुराया। गमले को वहीं दरवाजे के पास रखकर अपने हाथों को धोने चला गया। हाथ धोने के बाद वो सोफे पर बैठ गया। सोफे पर बैठते ही वो विचारों में खो गया। आखिर चौकीदार फहीम के यहां बाकी के 2 लोग कौन थे? उसने मुझे देखते ही कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? आखिर उसके नजरअंदाज करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या मुझे चौकीदार से मिलना चाहिए? अब चाहे वजह जो भी हो, वो तो उससे मिलने के बाद ही उजागर होगा। यही सोचते सोचते उसकी आंखें लग गईं। वो काफी गहरी नींद में चला गया। ठीक 4 घंटे बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 4:30 का वक्त हो रहा था। उठ खड़े होने पर उसने महसूस किया कि अब वो खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था और मानसिक तनाव कोसों दूर था। टेबल से अपने बटुए को उठाकर जेब में रखा और दरवाजे में कुंडी लगाते हुए बिष्ट गेस्ट हाउस से निकल पड़ा। सबसे पहले मुझे गौमूत्र का इंतजाम करना होगा। उसके बाद गंगा जल और पूजा हवन की सामग्री की व्यवस्था करनी होगी, ताकि आज रात से अनुष्ठान प्रारंभ कर सकूं। ये कहते हुए वो आगे गणेशपुर के बाजार की तरफ बढ़े जा रहा था। गणेशपुर बाजार की तरफ जाने के लिए कब्रिस्तान के बाजू से होते हुए 500 मीटर की दूरी पर बाजार था। अगले 5 मिनट में वो कब्रिस्तान के समीप से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी चौकीदार फहीम ने कनक को देख लिया। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, तुम बोलो। साहब, आप कुछ घंटे पहले कब्रिस्तान में क्या करने आए थे? ये सुनते ही कनक घबरा सा गया। वो घबराते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ 2 लोग थे। कौन थे? क्षमा कीजिएगा साहब, मैं उन दोनों का परिचय नहीं दे सकता। इसी वजह से मैंने भी आपका नाम उन दोनों को नहीं बताया। शायद यही हम सबके लिए उचित होगा।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया दिन प्रतिदिन क्यों बदलता जा रहा है। ये मेरे समझ से परे है। साहब, मैं मजबूर हूं। मैं चाह कर भी इस मुद्दे पर कुछ ना बोलने पर विवश हूं। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जब कभी महसूस हो कि मुझे बताना सही रहेगा तो बेहिचक मुझसे अपनी बातें साझा कर सकते हो। जी साहब, इस जहमत के लिए शुक्रिया, लेकिन बुरा ना माने तो 2 बातें आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं ये जानना चाहता था कि आप उस धतूरे के पौधे के साथ क्या कर रहे थे। धतूरे के पौधे की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। क्या आप कहीं किसी... ये सुनते ही फहीम की बातों को बीच से काटते हुए कनक बोला, वो दरअसल मैं फिसल कर गिर गया था, जिसकी वजह से पास के धतूरे के पौधे पर मेरा हाथ चला गया होगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो धतूरे का पौधा है। ये कहते ही वो बनावटी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। उसकी इस हंसी से फहीम संशय भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जाने के बाद मैं उस स्थान पर गया था जहां मुझे ये जायजा लिया कि वहां से 2 धतूरे के पौधे गायब हैं। एक का तो आधा हिस्सा वहां भूमि पर पड़ा हुआ था, लेकिन ठीक उसी के पास में मिट्टी का ऊपरी सिरा उभरा हुआ था, जो ये साफ साफ इंगित करता था कि वहां से धतूरे का एक पौधा निकाला गया था। ये सुनते ही कनक बात को घुमाने के प्रयास में बोल पड़ता है, तुम दूसरी बात भी पूछने वाले थे ना? जी, मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आप कटा पत्थर वाले योगी बाबा के पास गए थे क्या? ये सुनते ही कनक को ना जाने क्या होता है, वो शेर की भांति फहीम पर झपट पड़ता है और उसके बाजू को पकड़ते ही जोर से 4 फीट की दूरी पर धकेल देता है। इससे पहले कि कनक को कुछ समझ आता, वो लुढ़कते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाता है। कनक ने जैसे ही सड़क की तरफ फहीम को धकेला, एक चमचमाती कार कब्रिस्तान के दीवार से धड़ाम से टकरा गई थी। कनक ने समय रहते ही उस कार को फहीम की तरफ आते हुए देख लिया था, अन्यथा फहीम का उस कब्रिस्तान के दीवार के बीच भरता बन गया होता। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इस नेक बंदे को फरिश्ते के रूप में भेजा। अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और ये कहते हुए फहीम कनक के सीने से लिपट जाता है। अरे खुद को संभालो, हमें चलकर देखना चाहिए कि कार में मौजूद व्यक्ति कौन है। क्या पता उसे हमारी मदद की जरूरत हो। कनक की ये बात सुनते ही वो कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगता है। ओह, कार का दरवाजा तो कब्रिस्तान की दीवार की तरफ है और इधर से खोलना असंभव है। हमें दूसरी तरफ से कोशिश करनी होगी। ये कहते कनक दूसरी तरफ से दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगता है। कार का हैंडल तो लॉक है, इसे खोलना असंभव सा लग रहा है। तभी अगले ही पल उसकी नजर सामने क्षतिग्रस्त दीवार पर जाती है और वहां से लपक कर एक ईंट उठाता है। चनाक की आवाज के साथ कार के दरवाजे को कनक अगले ही पल ईंट से तोड़ देता है और अंदर हाथ डालकर लॉक खोल देता है। अगले ही पल वो दरवाजे के ऊपर से हाथ डालकर लॉक खोल देता है और अंदर लपक कर घुस जाता है। अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को खींच के बाहर लाता है। उस शख्स का चेहरा देखते ही वो बोल पड़ता है, इसके सिर से तो खून निकल रहा है। ये कहने के साथ वो कब्रिस्तान में बने हैंडपंप से पानी लेने चल जाता है और फटाफट पानी लेकर आता है। जैसे ही चौकीदार फहीम की नजर उस शख्स पर पड़ती है, वो चीख पड़ता है,
अरे ये तो अमन बाबू हैं। उसके ये कहते ही 108 नंबर की एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। जल्द ही उस शख्स को एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल की ओर रवाना हो गए। ये अमन बाबू कौन है और तुम इन्हें कैसे जानते हो? तुम उन्हें देखते चौंक क्यों गए थे? ये सुनते फहीम ने अपने माथे से पसीने को पोंछा और थूक को गले के नीचे सरकाते हुए बोला, साहब, जिनको भी उठाकर अस्पताल ले गए हैं उनका नाम अमन बिष्ट है और वो पास के गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यही नहीं, गणेशपुर में जो बिष्ट गेस्ट हाउस है वो उन्हीं का है। क्या? वो गेस्ट हाउस उन्हीं का है? ये सुनते ही कनक चौंक पड़ा। जी साहब, वो वहां रहने वालों से कभी नहीं मिलते, ना ही वो किराए के लिए डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। उसके पीछे का कारण शायद अब काफी हद तक आपको पता होगा। कैसा कारण? खुल के बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? आप जिस बिस्ट गेस्ट हाउस में रहते हो, आपको तो पता ही है वहां कितने लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कितनी बार ही ये गेस्ट हाउस बंद किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो पैसे खिलाकर बार बार खुलवा देते हैं और यहां उसी शख्स को देते हैं जिसे यहां की कहानी पता ना हो। पैसे के लिए ये तो बड़ा लोभी जान पड़ता है। कहीं मोहिना की मौत में इसका भी तो कोई हाथ नहीं है? मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता साहब। बाकी आप समझदार हैं, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि अब खतरा आप पर मंडरा रहा है। यह सुनते ही कनक चौकीदार फहीम से विदा लेता है और पूजा अनुष्ठान की सारी सामग्री लेकर अपने गेस्ट हाउस पहुंचता है। रात्रि के 8 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद उसका मन विस्की पीने को हुआ। जैसे ही उसने अपने लिए जाम बनाया, उसे अचानक से हठ योगी बाबा की बातें याद आ गईं। सबसे पहले तुम्हें इन 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ना कोई स्त्री और न किसी तरह कोई मांस मदिरा का सेवन करोगे। कोई तुम्हें कितना भी विवश क्यों ना करे, लेकिन तुम्हें इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखनी है। बाबा की ये बात याद आते ही कनक ने ग्लास को बेसिन में डाल दिया। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के बाद खाना बनाने में जुट गया। 10 बजे का वक्त हो चला था। उसे जल्दी से खाने के बाद पूजा की क्रियाविधि भी आरंभ करनी थी। वो रोटी बनाते बनाते फिर से सोच में पड़ गया। अमन बिष्ट नाम का शख्स, उसकी दुर्घटना कैसे हुई? कहीं वो चौकीदार या मुझ पर हमले की फिराक में तो नहीं था, या वो बस महज इत्तेफाक था? क्यों चौकीदार फहीम अब भी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो कोई बड़ा राज जानता है जिससे उसे कोई खतरा हो सकता है? अभी इसी सोच में पड़ा था कि तवे से उठता काला धुआं, उस वजह से उसके विचारों की श्रृंखला टूटी। रोटी पूरी तरह जल चुकी थी। उसने फटाफट कपड़े से तवे को साफ किया और रोटी बनाने के बाद ठीक से भोजन किया। काफी दिनों बाद आज संतुष्टि से खाना खाने को मिल रहा था उसे। उसने भोजन का आनंद लिया और रात्रि ठीक 11:15 तक पूजा करने की सभी सामग्री को सुव्यवस्थित किया। एक कुश का आसन लगाने के पश्चात वो उस पर पलथी मार के बैठ गया। गले में रुद्राक्ष की माला, जिसके बीचों बीच ओम का लॉकेट डाल लेता है। हाथ में मौली बांधने के बाद अपने चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करते हुए कुछ मंत्र
बुदबुदाता है। मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल को डालकर दीपक प्रज्वलित कर लेता है। दिए को जलाकर काजल बनाने के बाद वो उस काजल को अपने दोनों भौंों के ठीक बीचों बीच तिलक लगाता है। अब कनक बाबा के कथनानुसार अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ कर लेता है। मां काली के मूर्ति के समक्ष अशोक वृक्ष के 7 पत्ते रखने के पश्चात उन पर अक्षत का छिड़काव करता है। पास ही पड़े 2 नींबुओं में 4-4 लौंग को उसमें चुभोने के साथ साथ प्रेत बाधा निवारक हनुमंत मंत्र उच्चारण करने लगता है। इस मंत्र का 1 माला जप करने के पश्चात अपनी जगह से उठता है और मां काली की मूर्ति को दंडवत प्रणाम करता है। घड़ी में रात्रि के ठीक 1:30 बजे का वक्त हो चला था। अब मुझे जल्द ही इन नींबुओं को चौक पर ठिकाने लगाने होंगे और साथ ही साथ पूजा स्थल पर रखे अशोक वृक्ष के 7 पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे भी रखकर आना होगा। ये कहने के साथ उन 7 पत्तों दोनों नींबुओं के साथ एक चाकू को लेकर वो गेस्ट हाउस से बाहर निकल पड़ता है। बाहर निकलने के बाद वो चौक पर पहुंचता है। वहीं पास में एक पीपल के वृक्ष के जड़ के पास अशोक के 7 पत्तों को रखकर वापस चौक के ठीक बीचों बीच आ जाता है। वहां आते ही उसे अजीब सा एहसास होता है, मानो जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। वो उन बातों को नजरअंदाज करने के बाद अपने काम पर ध्यान देता है। इससे पहले कि कोई मेरी इस क्रिया विधि में विघ्न डालने की कोशिश करे, मुझे जल्द ही इन दोनों नींबुओं को इस चाकू की मदद से 4 टुकड़े करने होंगे। ये कहते कनक चाकू से फटाफट उन दोनों नींबुओं को 4 टुकड़े में विभक्त कर देता है। 1 टुकड़े को वहीं पड़े रहने देता है और बाकी 3 टुकड़ों को अपने शरीर के दाएं, बाएं और सामने फेंक देता है। अब मुझे जल्दी यहां से भागना होगा, अन्यथा यदि गलती से भी मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो वो बुरी शक्तियां मेरे साथ वापस चली आएंगी। ये कहकर वो वापस मुड़ने को हुआ ही था कि उसे एहसास हुआ कि कोई साया थोड़ी दूर पर उसे निहार रहा था। वो उस साये की तरफ ध्यान ना देकर अपनी तरफ पलटकर वापस जाने की कोशिश करता है कि तभी इस कहानी की आगे की बातें अगले एपिसोड में।